प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ओग्नेव अलेक्सी है। मैं डीजीयू इकोसिस्टम का सीईओ हूँ। आज हमारे पास वेबिनार है जो फाइनल स्नैपशॉट्स के पूरा होने के बाद हो रहा है। हम पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे, आने वाले कदमों पर चर्चा करेंगे। इकोसिस्टम का भविष्य क्या है, हमारे समुदाय, साझेदारों, दुनिया भर के निवेशकों के लिए आगे क्या है। इस समय कौन सा वैश्विक ट्रेंड हम देख रहे हैं और इस साल हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आइए कोशिश करते हैं कि 2025 में 6 महीनों की सक्रिय मेहनत का सारांश निकालें। मैं आपको याद दिला दूं कि 2025 में हमने बहुत मजबूत परिणामों के साथ शुरुआत की थी। हमें पूरी तरह पता था कि हमने किस तरह की नींव रखी है, हमें किस आधार से आगे बढ़ना है और किस दिशा व गति से जाना है। हमारे प्लान्स काफी गंभीर थे। पुनर्गठन पूरा करना, लाइसेंस प्राप्त करना, प्रोडक्ट्स की ग्रोथ, RWA डायरेक्शन, एंटीपैड लॉन्च पद वगैरह। यानी अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम इस साल के लक्ष्यों से भी आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी पुनर्गठन पूरा किया है, अपने शुरुआती समुदाय को प्रिविलेज्ड निवेशक बनने का मौका दिया है, एक मजबूत विशेषज्ञों की टीम बनाई है जो आधुनिक ट्रेंड्स को समझती है, न्यूरल नेटवर्क्स के साथ काम करना जानती है, ऑटोनोमस एजेंट्स बना सकती है। हमने इन एजेंट्स को दुनिया में उतारा है। वे अब हमारे समुदाय को मैनेज कर रही हैं, कंटेंट बनाने में मदद कर रही हैं, योजनाओं को सही तरीके से बताने, रणनीति बनाने, तेज विश्लेषण, हाइपोथेसिस की खोज जांच, विभिन्न मॉडलिंग आदि में सहायता कर रही हैं। और इसी के चलते इकोसिस्टम की टीम संसाधनों और उत्पाद की गुणवत्ता के मामले में काफी प्रभावी हो गई है। और इसी सारी गतिविधि का नतीजा यह रहा कि हमने वह चरण पूरा कर लिया जिसमें कंपनी के प्रिविलेज्ड शेयरों की बिक्री पूरी हो गई। और इस बारे में पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है। अब मेरी मुख्य जिम्मेदारी है कि मैं हम सभी को बधाई दूं, क्योंकि कंपनी की कानूनी अहमियत, कंपनी की संपत्तियों के स्वामित्व की कानूनी अहमियत, यह सब सही कानूनी पैकेजिंग के कारण बहुत बढ़ गई है। यह कंपनी की सुरक्षा है, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा है, इन वर्षों में बनाई गई संपत्तियों की सुरक्षा है, विभिन्न उत्पादों की सुरक्षा है। स्वाभाविक है, यह हमारे समुदाय के निवेश की सुरक्षा है, उन सभी की सुरक्षा है जो कंपनी और उत्पादों के सहमालिक बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सही खिलाड़ियों, मुख्य खिलाड़ियों के साथ सही तरीके से जुड़ने की संभावना है। इसमें वेंचर फंड्स, बिजनेस एंजल्स और अन्य पेशेवर निवेशक शामिल हैं, जो किसी भी उत्पाद, स्टार्टअप या इकोसिस्टम में सिर्फ पैसे या संसाधन ही नहीं, बल्कि जरूरी कनेक्शन, रणनीतिक साझेदार आदि भी जोड़ते हैं। यही वह बहुत बड़ी अहमियत है उस पुनर्गठन की जिसे हमने किया। दरअसल ये वे चरण हैं जो 2025 में हुए। अप्रैल, मई और जून इन्होंने इस मुद्दे को समग्र रूप से देखने का मौका दिया। सबसे पहले प्रिविलेज्ड शेयरधारकों की रजिस्ट्री तैयार करना। दूसरे, जुरिस्डिक्शन का चयन करना, विभिन्न विशेषाधिकार जोड़ना और पूरी तरह से कंपनी खोलने, होल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने, रजिस्ट्रियों के ट्रांसफर, सभी संपत्तियों के ट्रांसफर और आगे के विकास के लिए पूरी तैयारी करना। इसमें विभिन्न लाइसेंस प्राप्त करना, क्रिप्टो लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस शामिल हैं, साथ ही अलग स्तर पर इंटरेक्शन करना भी। अलग स्तर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कंपनी को अगले फंडिंग राउंड्स के लिए तैयार करना। जाहिर है, हम अभी एक बहुत बड़े अवसर की खिड़की में हैं, जो क्षमता के लिहाज से, क्वांटम जंप करने के लिहाज से बहुत बड़ी है। मेरा मतलब है किसी भी आईटी कंपनी के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है, इस क्षेत्र में कुछ कर रही है, साथ ही ब्लॉकचेन के साथ भी। और यह अवसरों की खिड़की दरअसल बहुत उच्च क्षमता वाली है। यह उन राजनीतिक बदलावों से जुड़ी है जो दुनिया में हो रहे हैं और कई देशों और क्षेत्रों में तकनीकी संप्रभुता की रणनीतिक इच्छा से भी। इस पर शायद हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। कुल मिलाकर अवसरों की खिड़की बहुत बड़ी है और कंपनी संपत्तियों, स्वामित्व की सही कानूनी सुरक्षा और सही कानूनी संरचना के जरिए आगे बढ़ने की संभावना, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम लगभग पूरा कर चुके हैं।
अब बस कुछ अंतिम तैयारियां बाकी हैं। प्रिविलेज्ड सहमालिकों की रजिस्ट्री को पूरी तरह से स्पष्ट करना, सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करना। हम अगले 1.5 महीने की गर्मियों में क्या प्लान कर रहे हैं? सभी दस्तावेज अंतिम रूप से जमा करना और संभवतः कम से कम पहली कंपनी को रजिस्टर कर लेना और आगे के विकास के लिए कानूनी संरचना तैयार कर लेना। मुख्य और सबसे जरूरी है बीवीआई जुरिस्डिक्शन, जिसमें हम होल्डिंग स्ट्रक्चर रजिस्टर करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें मुख्य कंपनी और सहायक कंपनियां होंगी, जिन्हें जरूरत के हिसाब से खोला जाएगा, कहीं किसी खास प्रोडक्ट के लिए, कहीं किसी अतिरिक्त संरचना के लिए वगैरह। यह सब जरूरत के अनुसार होगा। अभी सबसे जरूरी है मूल कंपनी को रजिस्टर करना। इसी पर हम अब काम शुरू कर रहे हैं। जुलाई में और क्या प्लान किया गया था और क्या किया जाएगा? जाहिर है यह है समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ाना। हमने पिछले साल से ही कहा था कि पुनर्गठन के बाद समुदाय की हिस्सेदारी बढ़कर 30% तक हो जाएगी, यानी यह 30% से अधिक नहीं होगी। टीम की हिस्सेदारी 51% होगी, यानी नियंत्रण पैकेज और कंपनी के प्रबंधन की क्लासिक समझ हम अपने पास ही रखेंगे। क्योंकि हमें पूरी तरह से समझ है कि इस जटिल और कठिन रास्ते पर चुने हुए लक्ष्य पर टिके रहना और उसकी ओर बढ़ना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तरीका कंपनी के मिशन को साकार करने में मदद करता है, जिसमें इंसान ही सभी आधुनिक तकनीकों का मुख्य लाभार्थी और मालिक होता है। और जो लोग हमारे साथ लंबे समय से हैं, वे समझते हैं कि आगे चलकर यह मालिकाना हक सीधे सीधे अपनी खुद की डिजिटल पहचान, अपने पूर्ण डिजिटल अवतार, डिजिटल विरासत, अपने डिजिटल अमरत्व का होगा। अब शायद बहुतों को यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण तकनीकी समाधान लगने लगा है, जो अब सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, बल्कि और भी जगहों पर विकसित हो रहा है, और हम भी इसमें कुछ समझ रखते हैं। तो समुदाय की हिस्सेदारी 29% तक बढ़ाना और यह विशेषाधिकार प्राप्त हिस्सा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह हिस्सेदारी अब और नहीं घटेगी। यानी हम अब और प्रिविलेज्ड हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे और न ही इस सूची में किसी और को जोड़ेंगे वगैरह। इसलिए हमने इस मुद्दे को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से लिया है, क्योंकि वे लोग जो हमारे साथ पहले दिन से, हमारे विकास के पहले चरण से जुड़े हैं, जाहिर है वे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ सबसे कठिन पल, सबसे जोखिम भरे दौर देखे हैं। और 30% तक बढ़ाना, जैसा कि हमने कहा था, यह 30% से अधिक नहीं होगा। अब हम 29% पर आकर रुके हैं। और यह दरअसल उस जोखिम की पूरी कीमत है जो आपने हमारे साथ पहले से लेकर अब तक के हर चरण में उठाई है। इसलिए हमने कई स्नैपशॉट्स लिए हैं और 14 से 20 जुलाई के बीच हम ये वितरण करेंगे। इससे पहले हम सभी गणनाओं के सवाल हल कर रहे हैं। और सिर्फ गणनाओं के ही नहीं, बल्कि हाल के दिनों में हमें सपोर्ट सर्विस में बहुत सारे अनुरोध मिले हैं। कोई किस्तें जारी रखना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है ताकि समय पर हो सके। यहाँ तक कि कल भी हमें ऐसे सवाल मिले। यानी हमेशा की तरह सब कुछ आखिरी वक्त पर छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ माफ कीजिए, शायद मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। हर मामले को हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। अगर आपके पास कोई तकनीकी समस्या थी या कोई वाजिब वजह है, तो शायद हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपने कंपनी पर ध्यान नहीं दिया, किसी वजह से कोई जानकारी मिस कर दी जो पर्याप्त थी, और आपकी किस्तें भी रद्द हो गईं, तो उम्मीद न करें कि उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ हम हर चीज को अधिकतम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे, लेकिन स्वाभाविक है, समझदारी के साथ। मैं सभी को इस चरण के पूरा होने पर बधाई देता हूँ। अगला वितरण 14 से 20 जुलाई के बीच होगा। स्वाभाविक रूप से हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ जल्दी हो जाए। अगर जल्दी किया जा सकता है तो देर क्यों करें? तो 50% यह कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण पैकेज है, जो चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की गारंटी देता है। 29% यह समुदाय की हिस्सेदारी है और 20% यह हमारा रिजर्व फंड है, जिसे हम आगे के विकास और इकोसिस्टम की फंडिंग के लिए रखते हैं। लेकिन ये अब प्रिविलेज्ड हिस्सेदारी नहीं होंगी। इसलिए यहाँ हम अपने फैसले में पूरी तरह सटीक और दृढ़ हैं।
और इसी तरीके ने न्याय की भावना सुनिश्चित की है। मैं अपने बारे में, पूरी टीम के बारे में कह रहा हूँ, मुझे लगता है आप मुझे समझते हैं। इसने हमारे आपसी रिश्तों में, उस रास्ते में जिस पर हम लगभग 6 साल से साथ चल रहे हैं, न्याय की भावना जोड़ दी है। शायद एक बार फिर प्रोजेक्ट प्रिविलेज्ड राइट्स के बारे में जोड़ना चाहिए। यह मतदान का अधिकार है, कुछ खास मामलों में भागीदारी का अधिकार है। मुझे लगता है इस साल हम कुछ वोटिंग कराने की कोशिश करेंगे, कम से कम यह समझने के लिए कि हमारी ऑडियंस का कौन सा हिस्सा इन वोटिंग्स में भाग लेने के लिए तैयार है जब कोई फैसला लेना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि हर कोई अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता। जाहिर है ये कुछ टेस्टिंग के मौके होंगे, इसलिए हम देखेंगे। लिक्विडेशन प्रेफरेंस यानी प्रिविलेज्ड हिस्सेदारी के पास लिक्विडेशन प्रेफरेंस होती है, एंटी डाइल्यूशन प्रोटेक्शन है। यानी हम अब और प्रिविलेज्ड हिस्सेदारी न तो बेचेंगे न ही जारी करेंगे, इसलिए आपकी हिस्सेदारी को कुछ भी कम नहीं करेगा। और यह सही और ज़रूरी है। और इसी तरह डिविडेंड के अधिकार, ये डिविडेंड के भुगतान में प्राथमिकता के रूप में भी हो सकते हैं या डिविडेंड के भुगतान के विभिन्न अनुपातों में भी। उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं, और मैंने पहले भी इस बारे में बात की है, कि इस साल के अंत में हम डिविडेंड दे सकते हैं। और अगर हमारे पास पर्याप्त मुनाफा है तो ऐसा क्यों न करें। हालांकि स्वाभाविक है, उसे आगे के विकास में लगाना भी दिलचस्प है। लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा की जरूरत है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उदाहरण के लिए डिविडेंड के अधिकार हमें डिविडेंड के भुगतान में अनुपात जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 2025 के अंत में डिविडेंड देते हैं तो मान लीजिए उसका 90% प्रिविलेज्ड हिस्सेदारी को जाता है और बाकी 10% हमारी नई ऑडियंस को, जो 2025 की दूसरी छमाही में हमारे साथ जुड़ती है। यानी विभिन्न अनुपातों में भुगतान हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में प्रिविलेज्ड हिस्सेदारी और वे सभी जिन्हें ये मिली हैं, जाहिर है यह एक बुनियादी संपत्ति है। जैसा कि मैंने एक बार कहा था, यह मूल रूप से चुने हुए लोगों के लिए उपलब्ध है। हम 2019 से अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सोच साझा कर रहे हैं, उनके प्रमाण ढूंढ रहे हैं, उन्हें अलग-अलग देशों, संस्कृतियों में फैला रही हैं, वगैरह। और ये जाहिर है किसी न किसी तक पहुंचती हैं। और ये लोग कंपनी के सहमालिक बन जाते हैं, वे लोग बन जाते हैं जो इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं। और जाहिर है ये चुने हुए लोग हैं। इसलिए यह एक बुनियादी संपत्ति है जो भरोसेमंद हाथों में है। और मैं दरअसल आप सभी को बधाई देता हूँ। तो एक बड़ा चरण कह सकते हैं पूरा हो गया है। वे सभी जिन्होंने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, वे सभी जिन्होंने हमें फॉलो किया, कमेंट्स किए, किसी न किसी तरह से DGU अल्फा के साथ चैट्स में संवाद किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आपने स्पष्ट रूप से योगदान दिया है। यह सब हमारे पास रिकॉर्ड होता है। हम सब ट्रैक करते हैं, याद रखते हैं, व्यवहार के कुछ पैटर्न बनाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यह सब आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी प्रोग्राम की नींद में जाता है, DGU अल्फा प्रोडक्ट के विकास की नींद में, जो अभी अलग-अलग प्रोडक्ट्स को एक साथ जोड़ता है। लेकिन इस साल आप देखेंगे कि ये सब एक में मिल जाएंगे। और अगले साल हम इस डिजिटल पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को और भी बड़े स्तर पर इकट्ठा करेंगे। यह वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वेबिनार में इसे संक्षेप में छू लूं। और अगले हफ्ते हम एक विस्तार से वेबिनार करेंगे, क्योंकि हमारे सामने कई इवेंट्स हैं। और अगले वेबिनार में हम इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए ज़रूर आइएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि डिजिटल पर्सनैलिटी और उस अवसर की खिड़की के बारे में संक्षेप में बात करें जो खुल रही है। यानी इस मीटिंग में मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है। असल में स्नैपशॉट्स के नज़रिए से, अधिकारों के पुनर्गठन के नज़रिए से, हिस्सेदारी के आवंटन, कम्युनिटी की हिस्सेदारी बढ़ाने, पुनर्वितरण वगैरह के नज़रिए से एक पूर्णता की भावना बनाना। यानी यहाँ हम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं हम सबको और आपको बधाई देता हूँ। और क्या, इस मीटिंग में उस अवसर की खिड़की के बारे में बात करना ज़रूरी है जो खुल रही है। जाहिर है यह विचार आपके दिमाग में होना चाहिए और आपको इसके साथ थोड़ा घूमना चाहिए और इधर-उधर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। यह अवसर की खिड़की क्यों खुली है और हम क्यों मानते हैं कि इसमें हम क्वांटम जंप कर सकते हैं।
और डिजिटल पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी संक्षेप में बात करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब सब कुछ उसी की ओर लौट रहा है। सिर्फ हम ही नहीं, और भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। और कोशिश करें कि इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखें। इसलिए शायद पहली हिस्से पूर्णता और पुनर्गठन के नतीजों के साथ को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम डिजिटल पर्सनैलिटी पर आगे बढ़े। आइए एक वीडियो देखें जिसे हमने अपनी टीम के साथ मेरी समझ से लगभग 2 साल पहले शूट किया था। इसमें यह संदेश था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बदल देगा। यह हमारा इस विषय पर विचार था, है ना? और कुल मिलाकर यह एक तरह का प्रोटोटाइप था, शायद जो तब हमारे पास बन चुका था, और तब हमने उसे चुना और विकसित किया। यह मौजूदा प्रोडक्ट अल्फा का प्रोटोटाइप है। असल में वह कैसा होगा और वह यूजर, इंसान और सहमालिक को किस चीज से बचा सकता है, क्योंकि वह दुनिया जिसमें हम जा रहे हैं वह नई और अनजानी है। मैं खुद इसे महसूस करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनें और इस नजरिए से सोचने की कोशिश करें। जाहिर है दुनिया बदल रही है। एलएलएम मॉडल्स, न्यूरल नेटवर्क्स, ये कह सकते हैं, बहुत गहराई से हमारी जिंदगी में आ रही हैं। वे कंटेंट के स्तर पर आ रही हैं, हमारी आपसी बातचीत के स्तर पर आ रही हैं। अभी भी मैं आपसे एक साथ कई भाषाओं में बात कर रहा हूँ और आप मुझे अच्छी तरह समझ रही हैं। और मैं आपसे अपनी ही आवाज में बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन के स्तर पर, तस्वीरों के स्तर पर, किसी भी ऑपरेशन को जल्दी और सटीकता से करने के स्तर पर। अभी हमारी कंपनी में हमने कई ऐसे प्रोसेस छोड़ दिए हैं जिनके लिए पहले लोगों को काफी पैसे दिए जाते थे, जैसे कि रिसर्च, एनालिटिक्स वगैरह। अब यह सब बहुत बहुत जल्दी हो जाता है। और यह तो सिर्फ हमारे यहाँ है। कहीं और यह और भी तेज और भी असरदार तरीके से हो रहा है। और यह हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और यहीं पर विरोधाभास पैदा होता है। आप जाहिर है बाकी लोगों की तरह यह सुनते हैं कि कुछ चैट्स हैं, कुछ न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो सब कुछ बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, और बस, है ना? यानी कोई आपको खुलकर नहीं बुलाता कि आप सीखें, कोई आपको खास तौर पर रीप्रोफाइलिंग के लिए नहीं बुलाता, और किसी को किसी की खास चिंता भी नहीं है। इससे एक तरह की अनिश्चितता पैदा होती है। और इस अनिश्चितता के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सब कुछ खो देना, क्योंकि आपने कुछ सीखा था, मान लीजिए 5 साल तक कॉलेज में, 5 या 10 साल पहले आपने अपनी चुनी हुई प्रोफेशन में कुछ साल काम किया, और अब 2 साल पहले कुछ न्यूरल नेटवर्क्स आए बहुत जबरदस्त तरीके से, और अब आपकी जरूरत ही नहीं रही। और यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन यह डर का रास्ता है सब कुछ खो देने का। यह जाहिर है मौजूद है। और इसी समय एक अवसर की खिड़की खुलती है बहुत तेजी से आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारे देशों में सोशल लिफ्ट्स की व्यवस्था कहीं है, कहीं नहीं है। वह बहुत खास किस्म की है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला सकते हैं, और हम इसी पर विश्वास करते हैं, इसी का प्रचार करते हैं, तो ये सोशल लिफ्ट्स वर्म होल्स में बदल जाती हैं। यह क्वांटम जंप करने का मौका है। और अब यह चुनाव शायद सबके सामने है। और अलग-अलग क्षेत्रों में यह अलग-अलग तरह से दिखता है। कहीं यह पूरी देश या क्षेत्र या किसी खास व्यक्ति के लिए अपनी प्रोफेशन में क्वांटम जंप करने का मौका है, आधुनिक तकनीकों की वजह से। और कहीं सच में यह सवाल है कि सब कुछ खो न जाए और कुछ बचा लिया जाए। इसलिए इसी संदेश के आधार पर हमने कुछ साल पहले यह वीडियो बनाया था। अब हम सब मिलकर इसे देखेंगे। कहीं इसमें हमारी कल्पनाएं दिखेंगी, और कहीं लगेगा कि कुछ तो सच में हो गया है। तो चलिए देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी तैयारी में आप अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ये ऐसे क्षण हैं जब आप अधिकतम ऊर्जा से भरे होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम एलेक्सिया है और आज बिल्कुल ऐसा ही क्षण है, क्योंकि आज डीजीयू के लिए मेरी सालगिरह की वीडियो है। सालगिरह की हेलो वालेरा, तुम कहाँ हो? हम आज वीडियो खींचना चाहते थे। एलेक्स भाई नमस्कार, हमने रिकॉर्ड कर लिया सब। अभी बनाया? डिजिटल अवतार उसको यूज किया हमने, डाइजेस्ट निकल चुका है, चेक कर लिया एक बार। इसका मतलब क्या? प्रकाशित किया गया कैसे हुआ? नमस्ते, आपके साथ एलेक्सिया पोन्यातोव का डिजिटल अवतार और सालगिरह के मौके पर डीजीयू का डाइजेस्ट है। आज मैं आपको कंपनी की खबरों के बारे में बताऊंगा। आज हम उन RWA प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने $10 अरब कमाए हैं। साथ ही वह केवल एक ही भाषा में वीडियो बना सकता है। तुम कहना चाहते हो कि अब हमें तुम्हें तनख्वाह नहीं देनी, मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके काम चला सकते हैं। कई लोग कल्पना करते हैं कि भविष्य ऐसा भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी आधुनिक तकनीकें हमें अनावश्यक बना देंगी।
अपने काम में अनावश्यक, अपने दोस्तों के लिए अनावश्यक, अपने प्रियजनों के लिए अनावश्यक बने देंगी। और यह सचमुच हो सकता है, लेकिन हम एक अलग भविष्य देखते हैं। नमस्ते, कैसे हो तुम? तुम्हारा अच्छा दृश्य है। नमस्ते, सब ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारा दिन कैसे रहा? सब ठीक है। मैंने आपके लिए $2000 कमाए हैं और ये राशि बढ़ती ही जा रही है। स्टॉक्स पर मेरा पूर्वानुमान सही निकला। आज 6:00 बजे के लिए मैंने आपका पसंदीदा रेस्तरां तुम्हारे लिए आरक्षित कर दिया है। मैंने अनस्तासिया को निमंत्रण भेजा है, साथ ही फूलों का गुलदस्ता भी खरीदी है। उनके रिएक्शन से साफ है कि वह बहुत से खुश हैं। तुम्हें 20 मिनट में निकलना होगा। तुम समय पर आओगे। टैक्सी प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही होगी। इस सप्ताह तुम्हारे कई दोस्तों का जन्मदिन था। मैंने उन्हें बधाई दी। चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में हमेशा भूल जाते हो। काम को लेकर सब कुछ पूरा किया गया है। तुम्हें सोमवार तक बहुत खाली समय है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूँ कि 2 सप्ताह में तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। मैंने आपके और अनस्तासिया के लिए एक होटल बुक किया है, समुद्र के किनारे पर। खूब आराम करो। बढ़िया, धन्यवाद। और बताओ कि अब तुम्हारी दुनिया में क्या साल है? 5 दिसंबर 2030। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। तो यह वीडियो काफी दिलचस्प है, न सिर्फ निर्माण के लिहाज से बल्कि उन गहरी बातों के लिहाज से भी जिन्हें हमने इसमें डाला है। मैंने अभी इसे एक बार फिर देखा। इससे पहले हमने इसे फ्यूचर समिट में दर्शकों के साथ देखा था, जो जून की शुरुआत में नोवोसिबिर्स्क शहर में हुआ था। वहां भी मौजूद मेहमानों को हमारे कुछ पूर्वानुमानों की सटीकता और उनके वास्तविक जीवन में लागू होने के तरीके से रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि पूर्वानुमान करना एक बात है, लेकिन उसे असल जिंदगी में लागू करना बिल्कुल अलग बात है। बहुत सी बातें जिनके बारे में हमने वहां बात की थी, अब हकीकत बन चुकी हैं। जैसे कि ऑटोनॉमस एजेंट्स, जिन्हें हम अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम सच में सिर्फ उस ऑटोनॉमस एजेंट की सब्सक्रिप्शन फीस ही देते हैं, जो किसी भी काम को काफी आसान बना देता है। और आगे चलकर ऐसे एजेंट्स की संख्या और बढ़ेगी, वे आपस में भी इंटरैक्ट करेंगे। इसमें कई तरह के नैतिक, कानूनी, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठते हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसलिए यह डिजिटल पर्सनैलिटी का एक वैश्विक ट्रेंड है, और इस वीडियो में हम इसके इंसान पर पड़ने वाले असर और अपने नजरिए के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए अब जाहिर है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मतलब है कंपनी को भी और दुनिया के हर इंसान को भी, क्योंकि यह एक वैश्विक ट्रेंड है जो लागू हो रहा है। हो सकता है आप अभी पूरी तस्वीर न देख पा रहे हों, सिर्फ इसलिए कि आप इस विषय में गहराई से नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप इस वैश्विक प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से जरूर देख रहे होंगे, जिसे बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेशन बना रही हैं। लेकिन एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि यह सब मिलकर एक अलग डिजिटल पर्सनैलिटी बन जाता है। और तब बहुत से सवाल उठेंगे, असल में वह किसकी होगी, कौन उसका मालिक होगा, कौन उसे कंट्रोल करेगा, वगैरह। तो चलिए इस मीटिंग में धीरे धीरे इसी ट्रेंड पर लौटने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं कोशिश करूंगा कि बुनियादी भाषा में आपको इस वैश्विक दृष्टिकोण के बारे में बताऊं, हमारे नजरिए के बारे में कि हम इस ट्रेंड में कैसे भाग ले रहे हैं और अब तक क्या-क्या किया जा चुका है। क्योंकि बहुत कुछ किया जा चुका है। और अब आप कोशिश कीजिए कि इस इकोसिस्टम को अलग नजरिए से देखें। पहले वेंचर फंड का एक दौर था जब हम प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और बाजार के हिस्सों, पोर्टफोलियो की ग्रोथ, रिटर्न और क्लासिक वेंचर अप्रोच के बारे में बात करते थे। लेकिन अब सोचिए, ये सारी पजल की टुकड़ियां मिलकर आखिर बनती क्या हैं? जब आप डिजिटल पर्सनैलिटी सुनते हैं, तो आपके दिमाग में कोई इंसान जैसा रूप आता है। तो आखिर यह पर्सनैलिटी किन चीजों से बनी होती है?
इसमें मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस होता है, स्टाइल या कम्युनिकेशन का तरीका होता है। वह किसी पूंजी को मैनेज करती है, उसके अपने कुछ लक्ष्य होते हैं और वह कुछ काम कर सकती है। लेकिन यह तो एक बुनियादी नजरिया है। अब अगर तकनीक और स्ट्रक्चर के स्तर पर देखें, तो यह किससे बनी होती है? इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। यह सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला अवतार नहीं है। यह एक ऐसी सिस्टम है जो करीब 12 बुनियादी तत्वों से मिलकर बनी है। कानूनी मान्यता, स्वायत्तता। इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, विरासत में दिया जा सकता है। इसीलिए ये 12 तत्व 3 अलग-अलग स्तरों में बंटे हैं। पहला है पर्सनैलिटी का कोर, जिसमें वह सब आता है जो पहचान से जुड़ा है। इसमें आता है आईडी, पहचान की प्रणाली, एआई मॉडल, वॉलेट यानी उसकी आर्थिक इकाई बनने की क्षमता, क्योंकि आर्थिक उपस्थिति के बिना कोई पर्सनैलिटी पूरी नहीं मानी जाती। इसके बाद आती है सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था और पहचान उस स्तर पर जिसमें किसी खास व्यक्ति से लिंक होना जरूरी है, यानी बिना केवाईसी और बायोमेट्रिक के यह कानूनी रूप से आपसे जुड़ी नहीं मानी जाएगी। यही उसका कोर बनाता है। दूसरा है पहचान की बाहरी परत। इसमें मुख्य रूप से पर्सनैलिटी की प्रोफाइल, अलग-अलग प्रमाण पत्र, आपकी जीवन भर की उपलब्धियां और कानूनी महत्व, कानूनी मान्यता शामिल होती है। यहाँ हम कानूनी मान्यता की बात करते हैं सरकारी संस्थाओं, कंपनियों आदि के स्तर पर, यानी कहीं न कहीं कानूनी मान्यता। फिलहाल हम इसमें गहराई से नहीं जा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से तीसरी है सामाजिक परत। इसमें आपकी सामाजिक कड़ियाँ, आपके व्यवहार का इतिहास, आपकी रेटिंग, आपकी यादें, आपका लुक यानी जिसे हम अवतार और इंटरफेस कहते हैं, जिसके जरिए आप इस पर्सनैलिटी से इंटरैक्ट करते हैं या यह पर्सनैलिटी दिखती है। क्योंकि असल में यह मायने नहीं रखता कि आप कैसे दिखते हैं। आप कोई भी रूप चुन सकते हैं या चाहें तो कोई रूप न भी चुनें, क्योंकि जब कोई आपके नाम से आपकी वेरिफिकेशन के साथ चैट करता है, तो सब कुछ सुरक्षित और स्पष्ट होता है। सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि आप इंसान के रूप में हैं, रोबोट के रूप में या बिल्ली के रूप में, सामने वाले को सिर्फ टेक्स्ट दिखता है और वह टेक्स्ट आपसे जुड़ा होता है। यानी अवतार का असल में कॉस्मेटिक महत्व है और यह सामाजिक परत में आता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर हम पिछले 5.5 सालों से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे भी इसमें स्पष्टता आएगी, सिर्फ हमारी तरफ से नहीं। फिलहाल हम इसी पर रुकते हैं। यह काफी हद तक संपूर्ण है। अभी ये सारी परतें जिनके बारे में मैंने बात की तेजी से विकसित हो रही हैं। डिजिटल पर्सनैलिटी का कोर विकसित हो रहा है। इसने क्रिप्टो मॉडल, एआई मॉडल, पहचान की मॉडलिंग, कानूनी आधार तैयार किया जा रहा है। इन मॉडलों को देशों और कंपनियों के स्तर पर लागू और टेस्ट किया जा सके, इन्हें लोगों से जोड़ा जा सके। बहुत जल्द आप ऐसी खबरें सुनेंगे कि किसी ने अपना पासपोर्ट किसी एआई एजेंट को सौंप दिया। यह होगा। आप जल्द ही इसे देखेंगे। ये सारे 12 तत्व बनाए जा रही हैं और वे किसी न किसी स्तर पर तैयार हैं। हमने एक रिसर्च की जिसमें इन क्षेत्रों की तैयारियों को 10 अंकों के पैमाने पर आंका। हम देखते हैं कि अवतार और इंटरफेस से जुड़ी तैयारी सबसे ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? मानवता, पहचान, जेनेटिव सर्विसेज, अवतारों का प्रकट होना,
ट्रांसलेशन सिस्टम्स, जेनरेटिव कंटेंट सर्विसेज, इमेज, वीडियो। ब्लॉकचेन क्रिप्टो एसेट्स से जुड़ी हर चीज का विकास बहुत ऊंचे स्तर पर है। इसका संबंध सबसे पहले इन क्षेत्रों के विकास से होने वाले आर्थिक प्रभाव से है। यानी पहचानकर्ता, क्रिप्टो वॉलेट्स, जानकारी के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की क्षमता, लिक्विडिटी की थ्योरी, ये सब पिछले कुछ सालों में अब किसी के लिए कोई राज नहीं रह गया है। ये सब ब्लॉकचेन से जुड़ा है। इसे सेंट्रल बैंकों के स्तर पर सीबीडीसी वगैरह में लागू किया जा रहा है। डेटा स्टोरेज, मेमोरी सिस्टम्स का भी विकास बहुत अच्छा है। और क्योंकि वहां पैसा है, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें फंड्स निवेश कर रहे हैं। शायद मैं अभी थोड़ा जटिल बोल रहा हूं, लेकिन मेरे पास इसकी एक समग्र तस्वीर है। कम विकसित हैं विभिन्न रेप्यूटेशन सर्विसेज, ट्रस्ट, इंटरैक्शन हिस्ट्री, कानूनी मान्यता, सामाजिक दर्जा, कानूनी विशिष्टता, क्योंकि इन सब के लिए बहुत गंभीर नैतिक सवालों का हल चाहिए और असल में इसे वैश्विक स्तर पर जोड़ना पड़ता है, जो हमेशा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बाकी सभी तत्वों में उच्च स्तर की तैयारी आ जाएगी और दुनिया का यह पुनर्गठन राजनीति के स्तर पर, नए केंद्रों के निर्माण के स्तर पर पूरा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि सभी कानूनी सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएंगे और डिजिटल करेंसीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, सीबीडीसी, जिनके बारे में हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं, लागू हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप सभी को बायोमेट्रिक पहचान कराने का प्रस्ताव मिलेगा, और कहीं-कहीं यह प्रस्ताव नहीं, बल्कि अनिवार्यता होगी। आपके पास स्वायत्त इकाइयां होंगी। और यह सब बहुत उच्च स्तर पर विकसित हो चुका है। किसी न किसी पल हम देखेंगे, या कुछ लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, कि वे एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हैं, जहां डिजिटल पहचान, डिजिटल एजेंट या इन एजेंट्स का समूह जो खास तौर पर आपसे जुड़ा है और खास काम करता है, उतना ही जरूरी हिस्सा बन जाएगा पहचान और इंटरैक्शन का, जितना पासपोर्ट या फोन है। अगर आपके पास यह नहीं है, या आप किसी वजह से इससे इनकार करते हैं, तो आपको आर्थिक, सामाजिक और अन्य जीवन से बस बाहर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इन सब का इस्तेमाल करने के उदाहरण बहुत विविध हैं। मुझे लगता है इस वेबिनार में हम इस बिंदु में गहराई से नहीं जाएंगे। हम इसके बारे में अगली वेबिनार में विस्तार से बात करेंगे। शायद वह वेबिनार भी नहीं, बल्कि एक पूरी एक्सपर्ट मीटिंग होगी। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। जो बातें मैंने अभी बताईं, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें डीजीयू की इकोसिस्टम के नजरिए से देखें। अभी हमने कुछ बातें बताईं, डिजिटल पहचान के 3 स्तर और उनकी 10 बिंदु पैमाने पर तैयारी। अपनी राय कमेंट्स में, चैट्स में लिखें। अभी आप यह स्लाइड देख रहे हैं, डिजिटल पहचान के 12 तत्व और उनकी दुनिया में तैयारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे स्लाइड में जानकारी है कि कोर पहचान संबंधी शेल, सामाजिक शेल किससे बनता है, वह भी सेव कर लें। खुद के लिए सोचें, मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी, सबको खुशी होगी, अगर आप यह भी लिखें कि आपके हिसाब से डीजीयू की इकोसिस्टम ने पिछले 5.5 सालों में जो प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप और वेंचर फंड के जरिए फाइनेंस की हैं, वे इस कॉन्सेप्ट में कैसे फिट बैठती हैं। मुझे लगता है कि जो दर्शक ध्यान से देख रहे हैं, वे इसमें एक पैटर्न देखेंगे कि यह सब कैसे जुड़ा है। शायद खुद के लिए हैरानी से ड्यूल टेक्नोलॉजीज, ड्यूल प्रोजेक्ट्स खोज लेंगे। इसी आधार पर वे उस कॉन्सेप्ट की और भी ज्यादा एफिशिएंसी को समझेंगे, जिसे हम विकसित कर रहे हैं। यह मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है। आइए हम सब मिलकर उस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक रिसर्च करें, जिसे मैंने अभी बताया,
आपके विचार जोड़े कि कंपनी के कौन से प्रोजेक्ट्स डिजिटल पहचान के विकास की कॉन्सेप्ट तक कोर पहचान संबंधी शेल, सामाजिक शेल, केवाईसी सिस्टम्स आदि में फिट बैठते हैं। इसलिए कृपया इस पर ध्यान दें। जाहिर है हम ट्रांसमिशन के दौरान चैट्स में रहेंगे। सवाल पूछें, मैं, मेरे सहयोगी और डीजीयू अल्फा आपको जवाब देंगे। यहाँ यह कहना भी जरूरी है कि जाहिर है इस दिशा और इससे जुड़ी दिशाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कंपनियां विकसित हो रही हैं। और वह बाजार जिसमें ये कंपनियां बहुत जल्द एकजुट हो जाएंगी, ट्रिलियनों में आका जाएगा, क्योंकि यह मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ब्लॉकचेन के बाजारों को एक साथ लाएगा। और यह सब स्वायत्त हो जाएगा और किसी पल बहुत ही आर्थिक रूप से लाभकारी बन जाएगा। अभी हमारे हिसाब से हम इस बाजार में बहुत ज्यादा हाइप देख रहे हैं, इसी वजह से इसमें कुछ ज्यादा गर्मी है। लेकिन लगभग 1 या 2 साल बाद, यानी ये 12 या 24 महीने जिनकी हम बात कर रहे हैं, यह बाजार स्थिर हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देख रहे हैं तो नई नई मॉडल्स, नए नए सर्विसेज आ रहे हैं जो और भी बेहतर वीडियो बनाते हैं और भी शानदार सब कुछ करते हैं, बेहतर, ज्यादा आकर्षक, सस्ता, और जल्द ही यह सब आम हो जाएगा और इसकी आदत लग जाएगी। किसी को इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, अब यह इतना खास नहीं लगेगा। और लगभग 1 या 2 साल बाद इसका शांत लेकिन अटल तरीके से जीवन में प्रवेश शुरू हो जाएगा। यही असल में उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से हम अभी इस क्वांटम जंप की संभावना देख रहे हैं। और आइए अब हम इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरने की कोशिश करें ताकि अगले वेबिनार के लिए आप और भी ज्यादा तैयार होकर आए। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसी ऑडियंस के सामने बोलना अच्छा लगता है जो एक निश्चित स्तर की जानकारी और तैयारी के साथ आई हो, क्योंकि इसकी वजह से बातचीत ज्यादा सटीक होती है और हमें उन शब्दों पर रुकना नहीं पड़ता जो सबको पहले से पता है। आइए अब हम अवसरों की खिड़की की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि 12 से 24 महीनों का समय वही अवसरों की खिड़की है जो अभी मौजूद है। आइए देखें हम ऐसा बयान किस आधार पर दे रहे हैं। हम अपने कई वर्षों के अनुभव, वेंचर फंड्स की इंडस्ट्री की जानकारी, इस समझ से आगे बढ़ रहे हैं कि इस समय बाजार के मुख्य खिलाड़ी कहाँ निवेश कर रहे हैं। अगर वे वहां निवेश कर रहे हैं, अगर वहां पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ समय बाद वह चीज बनाई जाएगी। जब वह चीज कुछ समय बाद बन जाएगी, तो यह अवसरों की खिड़की या तो आंशिक रूप से बंद हो जाएगी या पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसलिए इंडस्ट्री का ज्ञान, तकनीकी रुझानों की समझ, यह सब हमें कंपनी की अच्छी सही तरह से बनाई गई संरचना के कारण मिलता है, जिसमें तकनीकी हिस्सा वेंचर हिस्से के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। दोनों ज्ञान व संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। एक हिस्सा तकनीकी रुझानों को समझता है, दूसरा हिस्सा इन रुझानों की आर्थिक व्यवहार्यता को समझता है। क्योंकि मान लीजिए किसी रुझान का अनुमान लगाना आसान है, लेकिन अगर उस रुझान में पैसा नहीं गया, तो वह रुझान 5 साल में नहीं बल्कि शायद 15 साल बाद लोकप्रिय होगा। बाजार की तैयारी रुझान ये हमेशा एक दूसरे के करीब नहीं होते, क्योंकि इसमें कई पैरामीटर होते हैं। इस पर अलग से बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। हमारी इंडस्ट्री, तकनीक, वेंचर क्षेत्र की जानकारी हमें अगले 12 से 24 महीनों की इस अवसरों की खिड़की के बारे में बात करने की अनुमति देती है। और क्या हो रहा है और मैं आपको किस बारे में सोचने का सुझाव देता हूं? यह एक नेतृत्व की दौड़ है। इसका क्या मतलब है?
जाहिर है टेक्नोलॉजी, एलएलएम सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन के बाजार में अभी कई बड़े खिलाड़ी हैं। इनमें ओपनएआई, ग्रोक, एलन मस्क की कंपनी मेटा, गूगल, जेमिनी के साथ और भी कई अन्य हैं। ये सभी बड़े खिलाड़ी हैं और वे इस दौर में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और खुद को जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी हर तिमाही में या उससे भी जल्दी नए एआई समाधान जारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने चैट जीपीटी का नया वर्जन देखा, फिर ग्रोक का नया वर्जन आया, फिर गूगल ने वीडियो जनरेशन के लिए कोई समाधान बनाया। यह सब शानदार है। फिर 2 हफ्ते के भीतर चीन ने सबको पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसने कुछ और कर दिखाया। यह सब और बढ़ेगा। यह नेतृत्व की दौड़ है, एक रेस है। यह किसी मोड़ पर खत्म होगी और इसका नतीजा यह होगा कि नई मोनोपोलियां बन जाएंगी, जो अगला जोखिम है। इसके अनुसार आने वाले समय में डोमिनेंट इकोसिस्टम्स स्थापित हो जाएंगी, जिनमें घुसना बहुत मुश्किल होगा और जो अपने नियम थोपेंगी। अभी ये पूरी तरह से बनी नहीं हैं, इसलिए अभी इनके बीच में कहीं जगह बनाने का मौका है। और इसका क्या मतलब है? मैं इसके तहत वही क्वांटम जंप समझता हूँ, क्योंकि इस नेतृत्व की दौड़ के अलावा जाहिर है एक भू राजनीतिक कहानी भी है, जिसमें दुनिया का पुनर्वितरण हो रहा है। हॉटस्पॉट्स हैं, राजनीति है, राष्ट्रपतियों के सनसनीखेज बयान हैं और कुल मिलाकर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें सब कुछ साफ तौर पर बदल रहा है। और यह सब डिजिटल स्वायत्तता की मांग को बढ़ाता है और इस डिजिटल स्वायत्तता में कोई स्थान हासिल करने का अवसर पैदा करता है। जाहिर है सभी लोग इस जोखिम को देख रहे हैं कि मुख्य बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स किसी वजह से एक या दो खिलाड़ियों के हाथों में केंद्रित हो गई हैं। आप कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में स्थित हैं और वहीं के स्टार्टअप्स हैं। यह बाकी दुनिया के लिए क्या पैदा करता है? यह या तो निर्भरता पैदा करता है या फिर कभी भी इन सिस्टम्स से कट जाने का जोखिम। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे सर्विसेज कई देशों में सिर्फ वीपीएन के जरिए ही उपलब्ध हैं। कुछ सरकारी संस्थाओं में ऐसे सर्विसेज का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती, कोई कीमती या व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करने की सलाह नहीं दी जाती, वगैरह वगैरह। ये सब जोखिम और निर्भरता हैं जो साफ तौर पर सामने आएंगी। और अगर सब कुछ एक ही हाथ में केंद्रित है, तो जाहिर है कोई अपनी मर्जी थोपना चाहेगा। क्या यह बाकी सबको चाहिए? नहीं। इसका मतलब है कि हर देश इस मामले में संप्रभुता चाहता है। और हम ब्रिक्स देशों के बाजार, सीआईएस देशों के बाजार, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भारत और अन्य देशों के लिए एक विकल्प दे सकते हैं। सोच से लेकर ठोस तकनीकी समाधानों तक। यह प्रक्रिया हमारे यहाँ 2021 या 2022 से शुरू हो चुकी है, विभिन्न सरकारी स्तरों पर संवाद की प्रक्रिया। इसमें सीबीडीसी का विषय भी है। हमने इसे उठाया, आपने वेबिनार्स में देखा होगा, और मैंने अलग अलग सेंट्रल बैंकों का दौरा किया और यह कहानी पेश की। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे यहाँ चल रही है। वेंचर फंड हमें बहुत सही तरीके से और एक अलग स्तर पर संवाद स्थापित करने और तकनीकी समाधान पेश करने की सुविधा देता है। इस सब में एक तरफ हम एआई समाधानों का विकास और उनकी रणनीतिक महत्ता देखते हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के एक हिस्से में इसका अभाव है, लेकिन वहाँ संप्रभुता की इच्छा और अपनी खुद की संरचनाएं बनाने की चाह है। क्या हम वहाँ कुछ अपना पेश कर सकते हैं या किसी रूप में निर्माता बन सकते हैं या कहीं सलाहकार बनकर अपना अनुभव साझा कर सकते हैं जो हमारे पास है और जो काफी गंभीर है? बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। और यही है अवसर की खिड़की, कम से कम इस क्षेत्र के लिए, ब्रिक्स देशों के लिए। मेरा मतलब है एशिया, सीआईएस, भारत, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका। हाल ही में हम लैटिन अमेरिका गए थे, वहाँ के एक स्थानीय टेक्नोपार्क के साथ समझौता किया।
और कुछ ही दिन पहले हमारी एक शुरुआती कॉल हुई थी जिसमें हमने इन विषयों पर गहराई से चर्चा की। इसलिए जल्द ही आप देखेंगे कि इस दिशा में खासकर सरकारी स्तर पर और ब्रिक्स क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के साथ आगे और विकास होगा। तो यही है अवसर की खिड़की। और क्या? रेगुलेटरी सवाल, यानी इसके लिए अलग-अलग कानूनी ढांचे बनाना। इसमें भी तेजी दिखानी होगी, क्योंकि अभी मुख्य खिलाड़ी और जो इस बाजार में आगे बढ़ रहे हैं, वे काफी स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी नियम नहीं हैं, और इससे उन्हें गैरपारंपरिक समाधान अपनाने और कहीं आगे निकलने का मौका मिलता है, वो भी भारी निवेश के बिना, बल्कि सही कानूनी संरचना और सही फैसले के कारण। यानी जब तक यह सब बहुत सख्ती से संरचित नहीं है, तब तक उपयुक्त जगह लेने का मौका है। और क्या महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है कि बड़ी कंपनियों से हमेशा के लिए पिछड़ जाने का जोखिम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े निवेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए बनाए जा रहे ऊर्जा क्लस्टरों में लगाए जा रहे हैं। जाहिर है निर्माण चक्र काफी बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। 2 या 3 साल में हम इन इकाइयों, इन डेटा सेंटर्स, ऊर्जा क्लस्टरों को चालू होते देखेंगे। और तब जिनके पास ये क्षमताएं होंगी और बाकी कंपनियों के बीच का अंतर इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे पाटना असंभव होगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस मोड़ से पहले ही आगे बढ़ जाएं। कहीं न कहीं शुरुआती चरणों में उनके साथ मिलकर काम करें, लेकिन समय रहते, क्योंकि बाद में उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अभी की बात करें तो तकनीकें खुद में, सीधे शब्दों में कहें तो, अभी भी पूरी तरह से संरचित या विनियमित नहीं है। और अगर आप बाजार को समझते हैं, अपनी ताकत पहचानते हैं, कुछ खास क्षमताएं रखते हैं और सही जगह, सही लोगों को सही उत्पाद देते हैं, तो वहां अपनी जगह बना सकते हैं। और हमारी स्थिति में हमारे पास ऐसा पोटेंशियल है और वह काफी मजबूत है। इसलिए अगर हम अगले 12 से 24 महीनों में सही उत्पाद दे पाते हैं, कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बना पाते हैं, तो कह सकते हैं कि मिशन पूरा हुआ। उसके बाद सच कहें तो जगहें नहीं बचेंगी। और अगर हम ये जगहें ले लेते हैं, तो हम बाजार की बढ़त के साथ वहीं पहुंचेंगे जहां हमें होना चाहिए। और यह आर्थिक स्तर पर अरबों खरबों की पूंजी का सवाल है। राजनीतिक स्तर पर यह सरकारी ढांचों के साथ सहयोग, सही क्षेत्रों और बाजार के हिस्सों पर प्रभाव, स्पष्ट कानूनी सुरक्षा और सुरक्षा का मामला है। आगे क्या होगा? कंपनी का मिशन अधिकतम गुणवत्ता के साथ संभवतः पूरा हो जाएगा, और यही तरीका जिसे हम अपनाते हैं, हमें पूरी ईमानदारी और संतुष्टि के साथ यह समझने देगा कि हमने समय रहते सब कर लिया। और यह बहुत बहुत शानदार है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। और अगर इस मौके को पूरी तरह चूक गए तो यह बहुत बुरा होगा। और अगर थोड़ा सा भी देर हो गई तो उन नियमों पर खेलना पड़ेगा जो हमें पसंद नहीं है। तब कंपनियों के साथ उसी मैदान पर मुकाबला करना पड़ेगा जहां उनके साथ प्रतिस्पर्धा के ज्यादा मौके नहीं हैं। तब सिर्फ उन्हीं के नियमों पर खेलना होगा। सवाल उठेगा, क्या मेरी डिजिटल पहचान मेरी है या नहीं? हमारे पास इसका सकारात्मक जवाब देने के लिए समाधान है, लेकिन समय रहते करना जरूरी है। और यही हम कर रहे हैं। अब जाहिर है हमारे पास सफलता का एक फॉर्मूला है जो हमने अपनी टीम और पूरी इकोसिस्टम के लिए निकाला है। इसमें कुछ मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वह सब कुछ जो स्वायत्त काम के लिए जरूरी है। इसमें डेटा सेंटर्स, ऊर्जा क्षमताएं और कुछ खास बातें जैसे वेलिडेटर्स, ब्लॉकचेन आदि शामिल हैं।
यानी वह सब जो विकास की स्वायत्तता, भंडारण की सुरक्षा और संभवतः अलग-अलग क्षेत्रों में उपस्थिति सुनिश्चित करता है, ताकि अलग-अलग रेगुलेटरी नीतियों और नियमों का पालन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा खंड है, इसके बारे में बाद में अलग से बात करेंगे। 3 यह तो स्पष्ट है, उच्च स्तर के पेशेवर। अभी हमारी टीम में लगभग 40 से 50 उच्च स्तरीय पेशेवर हैं। और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, खासकर अलग-अलग क्षेत्रों में जो अपनी-अपनी विशिष्टताओं को समझते हों। क्योंकि सांस्कृतिक कोर बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि विकास प्रभावी हो सके। हम इसे अपने कम्युनिटी के जरिए किसी हद तक पूरा कर लेते हैं। लेकिन अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जो हमारी टीम में हो और जिस क्षेत्र में हम हैं, उसमें उनकी विशेषज्ञता हो, यह बहुत जरूरी है। इसलिए टीम का गठन हमेशा प्राथमिकता में रहा है और अब भी है। वेंचर फंड एक ऐसी संरचना है जो फंडिंग का प्रवाह, सही संपर्क, प्रतिष्ठा और सबसे ऊंचे सरकारी स्तरों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह सफलता का हिस्सा है। और स्वाभाविक रूप से कंपनी की कानूनी और वित्तीय सुरक्षा यानी आर्थिक दक्षता। इसमें वित्तीय सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा शामिल है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यह पुनर्गठन, आगे के विस्तार, दूसरे राउंड्स में जाने आदि की दिशा में है। और स्वाभाविक रूप से उत्पाद, मुख्य उत्पाद जो जरूरी नहीं कि एक ही हो। यह वह है जो उत्पादों को एक ब्रांड, एक दृष्टिकोण के तहत जोड़ता है। यहाँ मैं अभी विस्तार में नहीं जा रहा। यह ऐसा उत्पाद है जो समझ में आता है, जो आगे बढ़ने का रास्ता देता है, जो पहला स्पष्ट ठोस संपर्क बनाता है और जिसके 1 मिलियन, 1.5 मिलियन या 10 मिलियन भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता हैं, जिनकी जिंदगी इस उत्पाद ने बेहतर बनाई है। फिलहाल हम इसे सब कुछ अल्फा ब्रांड के तहत जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ हफ्तों में आप इस उत्पाद के MVP यानी बेसिक वर्जन से परिचित हो जाएंगे, जो टेलीग्राम एप्लीकेशन में उपलब्ध होगा। आगे चलकर गूगल के लिए एंड्रॉयड, ऐप स्टोर के लिए आईफोन, फिर वेब वर्जन आदि भी आएंगे। यह सब होगा। लेकिन अभी जरूरी है कि आप अवधारणात्मक स्तर को समझें। यह वेबिनार भी अवधारणात्मक स्तर के लिए हैं। और यही सफलता का फॉर्मूला है, जो मूल रूप से उस उत्पाद से बनता है जो डिजिटल पहचान की अवधारणा से जुड़ा है। जैसा कि मैंने आपको सुझाव दिया, यह काम करें, उन उत्पादों को चिन्हित करें जो कोर, सामाजिक आवरण, इंफ्रास्ट्रक्चर आवरण से जुड़े हैं। पेशेवर टीम, वेंचर फंड संपर्क, पैसा, प्रतिष्ठा और कानूनी वित्तीय सुरक्षा, यही सफलता का फॉर्मूला है। और मूल रूप से 12 से 24 महीनों का यह अवसर का खिड़की है। यह सफलता का फॉर्मूला है, यहां अवसर की खिड़की है। इन्हें जोड़ना है, इस खिड़की से गुजरना है और जितना जल्दी हो सके करना है। यही हम अगले कुछ महीनों में करने वाले हैं। और आपको इसमें नजर रखने, इसमें भाग लेने और उत्पादों के उपयोगकर्ता बनने, उत्पादों के सहमालिक बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और सबसे जरूरी, अगले वेबिनार में जरूर आइए ताकि आप और विस्तार से समझ सकें कि इसमें कैसे भाग लें, आपके लिए कौन-कौन से अवसर खुलते हैं। और शायद यहीं सब कुछ समाप्त होता है। आज की मुलाकात के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं।